आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज। खबर पीलीबंगा से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड 31 गोपीराम सुथार के जनसंपर्क में पीसीसी सदस्य विनोद गोठवाल व सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने जनसंपर्क कर वोट मांगे। इसी दौरान हमारी जेकेएस लाइव न्यूज टीम से हुई विकास के चुनावी मुद्दों पर बेबाक बात। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अगर बात करें तो पंचायत समिति में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है और जिला परिषद में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो नगरपालिका में किस तरीके के विकास के मुद्दे कांग्रेस पार्टी जो लेके आई है और जिससे कि मतदाताओं में आगे भी पार्टी के अंदर एक विश्वास बना रही। देखिए, 2 साल के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और से एक सफल नेतृत्व अशोक गहलोत का है और जनता से जो हमने वायदे किए थे 2018 में, वो वायदे करीब 50% के आसपास पूरे किए और बेहतरीन कोरोना व्यवस्था राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था इस प्रदेश के अंदर, चाहे वो हेल्थ का सिस्टम हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे सिंचाई के इशू हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, अगर आप तुलना करें 2 साल की पिछले 5 सालों से, तो आपको निश्चित तौर पर आपको नजर आएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बेहतरीन व्यवस्था करी है शहरों के लिए और गाँव के लिए। और पहली बार राजस्थान की सरकार ने गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए इंग्लिश मीडियम के माध्यम के जो स्कूल खुले हैं, हमने ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, उसका बड़ा प्रभाव है लोगों पे। जहां अंग्रेजी के माध्यम से जो बच्चे पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये पहली सरकार है जिसने शिक्षा के बजट को दुगुना किया है 50 साल के बाद में। इसी सरकार ने किसानों के हक में के लिए 3 कृषि कानून है केंद्र सरकार के, उसके विरोध में हमने संशोधित कानून राजस्थान सरकार ने पास किए हैं। पहली बार राजस्थान सरकार ने 1958 के बाद में कृषि भूमि जिसपे 5 एकड़ तक की जो जमीन है, जिसकी वित्तीय संस्थाएं जो हुड़क करती थी लोन के अगेंस्ट में, वो सरकार ने कहा भी कोई भी किसान की जमीन आप हुड़क नहीं कर पाएंगे। ये राजस्थान सरकार ने लॉ पास किया। दूसरा, एमएसपी की बात थी, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही थी। हमने कहा भाई एमएसपी पर खरीद करनी ये सरकार की जिम्मेदारी है और एमएसपी का कानून में हमने संशोधन किया केंद्र सरकार ने, जबकि केंद्र सरकार को एमएसपी पे कानून लेके आना चाहिए था। केंद्र सरकार उसको नहीं लेके आई। राजस्थान सरकार ने एमएसपी के बारे में कहा है कि एमएसपी पे अगर कोई व्यक्ति कम उस पर किसान की फसल खरीदेगा, उसमें 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया। और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार ने जो हमारी मंडी की व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था इस देश के अंदर 7,000 मंडियां हैं, जबकि एक आंकड़े के हिसाब से इस देश में 45,000 के आसपास मंडी होनी चाहिए, ताकि किसान के डोर स्टेप के बाहर मंडी हो, ताकि किसान को फसल का वाजिब दाम मिले। राजस्थान सरकार ने कहा भी केंद्र सरकार जो मंडी बंद करने की जो व्यवस्था कर रही है, हमको उसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। मंडियों के माध्यम से हमारी सड़कें, गाँव की पुलियाँ और हमारे जो गाँव के विकास होते हैं वो मंडियों के माध्यम से होते हैं। और करीब राजस्थान की हर मंडी में, जहाँ हजारों की तादाद में मजदूर और हमारे व्यापारी काम करते हैं, और हमारे किसान को फसल बेचने से में कोई दिक्कत नहीं होती, और किसान का और व्यापारी का एक पारिवारिक संबंध है। रात बिरात जब भी जरूरत पड़ती है तो हमारे व्यापारी किसान की मदद करता है। केंद्र सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ में और राजस्थान के डेवलपमेंट के जो काम पिछले 2 साल के, उसके आधार पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों से कह रहे हैं भी आप राजस्थान में 3 साल की सरकार बाकी है, अभी कड़ी से कड़ी जोड़ो और राजस्थान की सरकार का शहर को फायदा मिले और शहर के डेवलपमेंट के जो काम है, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, और जो इससे रिलेटेड, जो एजुकेशन के से रिलेटेड जो काम हो, उसका लोगों को फायदा मिले। इसी आधार पे हम लोगों से अपील कर रहे हैं। लोग हमारी बात को पकड़ भी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पीलीबंगा में निश्चित तौर पे पीलीबंगा की जनता ने मानस बढ़ा लिया है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके 28 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ेगा और निश्चित तौर पे यहाँ कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। आज आम जन महंगाई से त्रस्त है, तो सर इसके बारे में क्या कहना है? पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, मतलब हर तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है, मैं इसमें आने वाला था। अगर आपको याद हो 2014 का जो चुनाव देश का लोकसभा का, इसी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इस देश की व्यवस्था को बदलूंगा और व्यवस्था के साथ मैं महंगाई को 1 महीने महंगाई को कम करूंगा। मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, न तो किसान की आमदनी दुगनी हुई और महंगाई आज चरम सीमा पे है, केंद्र सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गई है। हर चीज को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। आज पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं और गैस के सिलेंडर 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है।
सब्सिडी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खत्म कर दिया गया है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का था किसान का, उस पर 5% जीएसटी का टैक्स लगा दिया और 50 किलो से 45 किलो कर दिया। और ये किसान के साथ भी चोट कर दिया। अब इस महंगाई की मार आम व्यक्ति तो झेल रहा है, आम व्यक्ति झेल रहा है और प्रताड़ित भी है। लेकिन लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और ये सरकार बिल्कुल मौन है। सरकार की एब्सोल्यूट मेजोरिटी का एब्सोल्यूट मिसयूज केंद्र सरकार कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। देखिए साहब, 1958 में एफसीए का गठन किया गया था इस देश के अंदर, और जब देश में अनाज की कमी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किसानों से आग्रह किया था कि आप इसमें अनाज पैदा करें। तो किसान ये चाहते थे अनाज तो पैदा करेंगे, लेकिन किसान अनाज पैदा करने की कीमत किसान को मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बात से आशंकित थे किसान। तत्कालीन प्रधानमंत्री मिसेस गांधी ने और पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान के किसान को आश्वासित किया था कि आपका जो जितनी भी अनाज पैदा होगा, हम सरकार का समर्थन मूल्य तय करेंगे और आपका अनाज खरीदेंगे। और समर्थन मूल्य तय किया गया और पंजाब के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने गेहूं और चावल की पैदावार शुरू करी। और उसके साथ साथ देश में जो पीडीएफ का जो कार्यक्रम था, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जिससे राशन गरीबों को हम दे रहे हैं, उसको चालू रखने के लिए एफसीए का गठन किया गया। एफसीए के माध्यम से हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, हम लोग खरीदते हैं। इस सरकार ने शांता कुमार कमेटी बना के, जिसके 6 सदस्यीय कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने शांता कुमार जी थे, उस कमेटी में एक भी किसान प्रतिनिधि नहीं था। और इस देश में 242 किसान जथेबंदी हैं जिससे कोई चर्चा नहीं की गई। बेसिकली एफसीए को बंद करने का एक लॉजिक है, और एफसीए को इसलिए बंद किया जा रहा है, सरकार का ये कहना है कि साल से 30 से 35 हजार करोड़ का डेफिसिट सरकार का है और 4 लाख करोड़ का घाटा एफसीए के ऊपर है। एफसीए तो बंद करने का एक मात्र बहाना सरकार ले रही है। एफसीए बंद करने का मायना है इस देश में गरीब के ऊपर सबसे बड़ी चोट है। एफसीए बंद होगी तो समर्थन मूल्य भी किसान का खत्म हो जाएगा। गरीब के साथ साथ किसान को खत्म करने की साजिश है, क्योंकि दिल्ली से जो सरकार है, 10,000 करोड़ रुपए जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इसमें अडानी और अंबानी जिन्होंने दिल्ली सरकार बनाने में मदद करी थी, उनको कंपनसेट करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक किसान बचा हुआ था, जो 2/3 आबादी इस देश की वो खेती पर निर्भर है, जहाँ से 14 से 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है किसान का। उस सेक्टर को हथियाने की एक इनडायरेक्टली तौर पे कोशिश की गई है। जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, ये कानून नहीं है, ये किसान की डेथ वारंट पे साइन किए केंद्र सरकार ने। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार को राइट ही नहीं है कानून बनाने की। कृषि संविधान में लिखा हुआ क्लियर धारा 224(2) के तहत ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय है, और राज्य सरकार ही इस पे कानून बना सकती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारों का हनन किया है और एक लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संविधान करने के लिए बहुत बड़ी चोट मारी है। ये पहला कानून है जिसका पार्लियामेंट में फंक्शन में नहीं थी, कोरोना काल में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया और राज्यसभा में डिस्कशन ही नहीं हुआ, आनंद फानंद में इसको पास कर दिया गया और जनता पे थोप दिया गया। तो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का किसान किसी भी तरीके से इसको माफ नहीं करने वाला, नाम इसको मानने वाले हैं। एक क्राइम की, तो राजस्थान में जो क्राइम का ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है सर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल डेटा है। अगर आप देखो 2018 में जिस दिन अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, उससे लेके आज तक, आज जनवरी हो गई है 25, आप कंपैरिजन करिए 2018 से और 13 के बीच का, तब क्राइम का रेशियो देखिए, जो सेंट्रल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसको कंपेयर करिए। आज यूपी जैसी जगह में कि आए दिन दलित बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन दलित बच्चियों का मर्डर हो रहा है, इनकी तुलना यूपी से करिएगा। जो मुख्यमंत्री जो एक सुशासन देने की बात कर रहा था यूपी का, जो बीजेपी सुशासन देने की बात कर रही है, अगर कंपेयर करो आप बीजेपी के राज से, तो राजस्थान में क्राइम के मामले में राजस्थान अभी भी ठीक है और लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में बिल्कुल कंट्रोल है। किसी चीज में देर हो सकती है, ये यही मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं जिसने ये पास किया कि अगर कोई भी क्राइम करने वाला व्यक्ति है, किसी अपराधी के साथ खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो एसपी को पाबंद किया गया, कानून बना के एसपी उससे एफआईआर दर्ज करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार ही कर रही है। एक सर, जैसे अभी बात करते हैं, मेरा लास्ट सवाल है कि नगर निकाय चुनाव में अगर पीलीभंगा के अंदर अपना अगर कांग्रेस बोर्ड बनाने में कामयाब हो जाती है, तो सर पीलीभंगा के लिए एक राजस्थान सरकार की तरफ से किस तरीके की सौगात की उम्मीद करें? देखिए, मैं बिल्कुल
ऑप्टोमिस्टिक व्यक्ति हूँ। अगर पीलीभंगा में अगर बोर्ड बनता है तो मैंने अभी एक मीटिंग में भी कहा था कि मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करूंगा जो मैक्सिमम बजट जो मिलना चाहिए राजस्थान सरकार से नगर पालिकाओं को, मैं कोशिश करूंगा पीलीभंगा में ज़्यादा मिले। और जो पानी की समस्या लंबे समय तक जो निकासी की समस्या है, शहर की सबसे बड़ी समस्या है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शांति धारीवाल जी से, विनोद जी को साथ लेके मैं जाऊंगा और मेरी कई एक बेहतरीन सीवरेज व्यवस्था इस शहर में हो ताकि हमेशा हमेशा के लिए गंदे पानी की जो निकासी की समस्या है उसको निजात मिल सके। सुधार जी से भी आपका वार्ड के लिए, वार्ड विकास के लिए किस तरीके की प्राथमिकताएं रहेगी वार्ड स्तर पर, और आप किस एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में? मुख्य एजेंडा तो जैसे सीवरेज की व्यवस्था करानी, गंदे पानी निकासी है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी खाड़ी हैं, उनकी डेली सफाई हो, और स्कूल का कोई काम है, वार्ड में कोई व्यवस्था करनी है, कोई प्रकार की समस्या उसका हल करना, मुख्य कारण सुंदर चौमुखी विकास कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। कोई भाई से पीछे हटके मैं नहीं डटूंगा, बिल्कुल जी जान से मैं उनका काम को पूरा विश्वास दिलाऊंगा।